मैं यहाँ जो कुछ बोलूँगा झूठ बोलूँगा, झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि झूठ बोलना एक कला होती है। एक शख्स ऐसा है जो बहुत झूठ बोलता है, लगातार झूठ बोलता है, बार बार झूठ बोलता है, झूठ बोल करके राज कर रहा है। झूठ बोलने में उसे लाज भी नहीं आती है। सालों से झूठ बोल रहा है, सुबह झूठ बोलता है, शाम को फिर झूठ बोलता है। नाम तो आप लोग समझ ही गए होंगे। मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूं कि मैं मोदी भक्त हूं, मैं राष्ट्रभक्त भी हूं। हालांकि मोदी भक्त बोल दिया था तो राष्ट्रभक्त बोलने की जरूरत नहीं, फिर भी बताना जरूरी है। मैं आज तक, सर माफ कीजिएगा, आप लोग भी पॉलिटिक्स से हैं, लेकिन मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि मैंने आज तक सिर्फ उन्हीं को वोट दिया है, सिर्फ उन्हीं को वोट दिया। मतलब तू किसी को भी पहुंच जाता है उन तक। चुनाव के पहले हमें आलिया भट्ट के सपने दिखाए जाते हैं और चुनाव के बाद महेश भट्ट थमा दिया जाता है। चुनाव के पहले बिजली बिल 0 की बात हुई थी, मकान नंबर 0 कर दिया। कुछ सालों पहले हमें कहा गया था कि हम दाऊद को लाएंगे, हम विजय माल्या को लाएंगे, हम नीरव मोदी को लाएंगे, और लाए किसको? बांग्लादेश से शेख हसीना को। एक बच्चे के तो 80% मार्क्स आ गए, उसके फादर को यकीन नहीं हुआ कि इसको 80% मार्क्स, मेरे बच्चे के 80% मार्क्स आ रही, ये कैसे आ गए? बच्चों को बुलाया, बोले तेरे 80% मार्क्स कैसे आ गए? बच्चा बोला पापा इस बार एग्जाम इलेक्शन कमीशन ने करवाया था। मैं पिछले दिनों नोएडा गया हुआ था। नोएडा में बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं वहाँ पर, तो मैं एक न्यूज़ चैनल में चला गया। मैं वहाँ गया तो मुझे वहाँ पर गांधी जी का तीसरा बंदर मिल गया। गांधी जी के 3 बंदर थे ना, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो, तो ये तीसरा बंदर मिल गया, बुरा ना बोलो वाला। कहाँ पे मिला? न्यूज़ चैनल में। मैंने उससे पूछा कि बाकी के दोनों बंदर कहाँ हैं? बोला उन दोनों ने तो बीजेपी ज्वाइन कर लिया। हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हम वक्त के घनघोर थपेड़ों में सिके हैं, कमल पे नहीं बिके इसलिए कलम पे टिके हैं। तो आप लोगों की तालियां बता रही हैं कि आप लोग बहुत अच्छा सुनने वाले लोग हैं और मैं बहुत अच्छा सुनाऊंगा। और मैंने बताया कि मैं कुछ आसपास की बातें करूंगा, कुछ बातें सीधे करूंगा, कुछ बातें इशारे में करूंगा। उन इशारों को भी आपको समझना होगा। तो शो शुरू करने से पहले मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मैं आज यहां पर जो कुछ भी बोलूंगा, झूठ बोलूंगा, झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं सच्चा आदमी हूं। मैं यहां जो कुछ बोलूंगा झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं सच्चा आदमी हूं। बाकी जो झूठे लोग होते हैं सालों से झूठ बोल रहे हैं और मानते भी नहीं कि वो झूठ बोल रहे हैं, और खुद तो वो झूठ बोलते हैं और दूसरे को सच भी नहीं बोलने देते हैं। तो झूठ बोलना एक कला है। एक शख्स ऐसा है जो झूठ बोलने में बहुत माहिर है। आइए सर, स्वागत है आपका। प्लीज, सही टाइम पे आए हैं आप। जी जी जी, बस शो शुरू ही हुआ है अभी। हाँ, नहीं, सारे टाइम सही हैं, बिल्कुल जी। तो मैंने कहा कि मैं यहाँ जो कुछ बोलूँगा झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि झूठ बोलना एक कला होती है।
एक शख्स ऐसा है जो बहुत झूठ बोलता है, लगातार झूठ बोलता है, बार बार झूठ बोलता है, झूठ बोल करके राज कर रहा है। झूठ बोलने में उसे लाज भी नहीं आती है, सालों से झूठ बोल रहा है। सुबह झूठ बोलता है, शाम को फिर झूठ बोलता है। नाम तो आप लोग समझ ही गए होंगे, मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूं। उससे बड़ा झूठा मैंने नहीं देखा दुनिया में। हाँ, एक है। तो बताइए, डोनाल्ड ट्रंप इतना झूठ बोलता है, कहता है कि सीज फायर हमने करवाया, और आए दिन मुंह उठा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलता है सीज फायर मैंने कराया, सीज फायर हमने कराया। हमने, एक तो तू इतना बड़ा आदमी है, पहली तो ये बता प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करता है? मैंने तो देखा है बड़े लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलता है सीज फायर हमने कराया। लेकिन थैंक गॉड हमारे यहां कुछ सच्चे लोग हैं जो ये आके बताते हैं कि ये झूठ बोल रहा है। वो बोलता है सीज फायर हमने करा, ये झूठ बोल रहा है। सीज फायर हमने करा, ये झूठ बोल रहा है। सीज फायर हमने कराया, हमने कराया, हमने, ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। फिर वो एक दिन आके बोलता है हैप्पी बर्थडे माय डियर फ्रेंड। तब ये बोलता है इस बार ये सच बोल रहा है। तो इतना झूठ बोलते हैं। और मैं तो कहता हूं डोनाल्ड ट्रंप को कि हम इंडियन लोग हैं, हमसे क्यों झूठ बोलते हो यार? हम भोले भाले लोग हैं, हमसे कोई झूठ बोले तो हम लोग उसके झूठ में फंस भी जाते हैं। फंस क्या जाते हैं? फंसे ही हुए हैं सालों से। हमसे क्यों झूठ बोलते हो यार? तो कभी कभी मैं सोचता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप को झूठ बोलना किसने सिखाया? किसने सिखाया होगा? फिर बात सामने आती है कि बचपन से हमने यही देखा है कि लोगों के अंदर गंदी आदतें कोई बेस्ट फ्रेंड ही लगवाता है। रास्ते में मैंने देखा, आ रहा था, रास्ते में दो लोग लड़ रहे थे। मैंने समझाया हमने क्यों लड़ रहे हो? तो अपनी लड़ाई छोड़ के मुझे कूट दिया। बोला तू बीच में क्यों डोनाल्ड ट्रंप बनना है? तो मैंने कहा कि मैं यहां जो कुछ बोलूंगा, नहीं, मैं सच्चा आदमी हूं और दिल से जो भी निकलेगा वही बोलूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूं, एक्सेप्ट करना चाहता हूं, ये सब अपने लोग हैं, कि मैं मोदी भक्त हूं, मैं राष्ट्रभक्त भी हूं। हालांकि मोदी भक्त बोल दिया था तो राष्ट्रभक्त बोलने की जरूरत नहीं थी, फिर भी बताना जरूरी है। मैं आज तक, सर माफ कीजिएगा, आप लोग भी पॉलिटिक्स से हैं, लेकिन मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि मैंने आज तक सिर्फ उन्हीं को वोट दिया है, सिर्फ उन्हीं को वोट दिया। मतलब दूं किसी को भी पहुंच जाता है उन तक। तो मेन चीज होती है पहुंचना। आप यहां से बात बोलते हैं, हमारी बात वहां तक पहुंच रही है, तो ऐसे हमारा वोट उन तक पहुंच जाता है, वो इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर जो दिखता है वो होता नहीं है। आप कभी भी ध्यान से देखेंगे, जो दिखता है वो नहीं होता है। अब पंजाब में बाढ़ आई हुई है, कितने गांव घर, कितने लोग पीड़ित हैं, कितने तबाह लोग हो गए हैं। तो उनको हमें 10-10 हज़ार रुपए देने चाहिए, कम से कम मदद करनी चाहिए। और 10-10 हज़ार रुपए बिहार में बांटे जा रहे हैं। तो होता कुछ है, दिखाया कुछ जाता है।
सिर्फ 15 मिनट में 10,000 कमाए। यकीन नहीं होता? देखो मैंने सब रिकॉर्ड किया है। और हाँ, मैं कोई प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हूँ। राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया, इन लोगों ने इंडिया स्टॉक मार्केट से अपनी फॉर्च्यून्स बनाई, लेकिन उन्हें साल लग गए सीखने, गलतियां करने और एक्सपीरियंस लेने में। अब नई टेक्नोलॉजीज जैसे एआई ट्रेडिंग के साथ ये बहुत ईजी है, जिसमें एआई ट्रेडिंग फीचर मिलता है। इसका एल्गोरिदम बिलियंस ऑफ रियल ट्रेडर्स और टॉप ट्रेडर्स के स्ट्रेटजीज पे ट्रेंड है। एआई प्राइस मूवमेंट, ट्रेड्स और ट्रेडर्स की एक्टिविटी को रियल टाइम में एनालाइज करता है और फिर रेडी टू यूज रिकमेंडेशंस देता है। ट्रेड डायरेक्शन, क्लोजिंग टाइम और कॉन्फिडेंस लेवल, बेसिकली एआई सब कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस खुद करता है और आपको सिर्फ सिग्नल फॉलो करने होते हैं। पहले मुझे यकीन नहीं हुआ। रिव्यूज में लोग लिख रहे थे कि एआई ट्रेडिंग से उन्हें मार्केट में कॉन्फिडेंस मिलता है, तो मैंने सोचा चलो टेस्ट करके देखते हैं। जब मैंने देखा ट्रेड क्लोज होने के बाद प्रॉफिट, तब मेरा पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। ये कोई मैजिक बटन नहीं है, ये एक टूल है जो आपको स्मार्टर डिसीजन लेने में मदद करता है और हर दिन और ज्यादा लोग इसे ट्राई कर रहे हैं। स्टार्ट करना बहुत इजी है। डिपॉजिट कर सकते हैं कार्ड से, यूपीआई से या फिर क्रिप्टो से भी। एआई ट्रेडिंग का एक्सेस तुरंत मिल जाता है ऐप के अंदर। अब देखो, एआई ने सिग्नल दिया, मैंने फॉलो किया और ये रिजल्ट। पॉकेट ब्रोकर पिछले 8 साल से इंडिया में ऑपरेट कर रहा है और हजारों पॉजिटिव रिव्यू रियल टाइम यूजर्स के हैं। अगर आप खुद एआई ट्रेडिंग ट्राई करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और मेरा प्रोमो कोड मोल्ट यूज करो, जिससे आपको मिलेगा 100% बोनस अपने फर्स्ट डिपॉजिट में। छोटी अमाउंट से स्टार्ट करो, टेस्ट करो और खुद देखो कैसे एआई ट्रेडिंग डिसीजंस को स्मार्टर बनाता है। मैं कुंभ गया, अभी कुंभ था, तो कुंभ स्नान करने गया। मैं स्नान करके निकला, मुझे एक नागा बाबा दिख गए। एक नागा बाबा दिख गए तो मैंने कहा चलो इनका आशीर्वाद ले लेते हैं। किसी ने बताया नागा बाबा का आशीर्वाद बहुत अच्छा होता है, तो मैंने कहा बाबा प्रणाम, आशीर्वाद दो। बाबा भड़क गए, बोले निकल ले, नहीं लात मारूंगा। नहीं बाबा आशीर्वाद मांग रहा हूं, मैंने सुना है नागा बाबा का आशीर्वाद बहुत अच्छा होता है। बोले निकल, नहीं लात मारूंगा। हमने बाबा आशीर्वाद, बोले निकल बप। हमने बाबा भड़क क्यों रहे हैं? बोले नागा बाबा नहीं हूं, नहाने गया था, कोई कपड़े लेके भाग गया। तो कहने का मतलब जो दिखता है वो होता नहीं है। चुनाव के पहले हमें आलिया भट्ट के सपने दिखाए जाते हैं और चुनाव के बाद महेश भट्ट थमा दिया जाता है। चुनाव के पहले बिजली बिल 0 की बात हुई थी, मकान नंबर 0 कर दिया। तो जो दिखता है वो होता नहीं। कुछ सालों पहले हमें कहा गया था कि हम दाऊद को लाएंगे, हम विजय माल्या को लाएंगे, हम नीरव मोदी को लाएंगे, और लाए किसको? बांग्लादेश से शेख हसीना को। शेख हसीना को उठा लाए। शेख हसीना किसने मांगी थी? ले आए। अच्छा, शेख हसीना का भी कुछ मैटर चल रहा था वहां पर, अपना देश छोड़ के भाग गई, सुरक्षित हो गई। फिर नेपाल में मैटर हुआ, वहां के जो ओली थे वो देश छोड़ के भाग गए, वो सुरक्षित हो गए। लेकिन हमारा देश ऐसा है जहां पर सुरक्षित होने के लिए देश छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ पार्टी छोड़ के इधर आ जाओ। सिर्फ पार्टी छोड़ के उधर से इधर आ जाओ, सुरक्षित। तो जो दिखता है वो होता नहीं है। जमाना बदल रहा है। पहले ऑडियो कैसेट का जमाना था, फिर सीडी का जमाना आया, फिर डीवीडी का जमाना आया, आजकल ईडी का जमाना चल रहा है। ईडी का जमाना कहीं भी पहुंच जाती है, किसी के यहां भी पहुंच जाती है। जहां ना रवि पहुंचे ना कवि पहुंचे, वहां भी ईडी पहुंच जाती है। एक साहब के यहां ईडी पहुंच गई, तो जैसे ईडी वाले छापा मारने के लिए अंदर गए, रूम में देखा एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी। वो तस्वीर देख के वो वापस जाने लगे, बोले सॉरी गलती हो गई, आपके यहाँ आ गया, गलती हो गई। तो उसने बोला भाई गलती कुछ नहीं हुई है, आप अपना काम करिए, ये तस्वीर तो हमने दिखाने के लिए लगा रखी है। तो ईडी वालों ने कहा भैया मुझे सब पता है, ये वाली तस्वीर लोग दिखाने के लिए ही लगाते हैं, दिल से कोई नहीं लगाता है। ये हमें भी पता है। यकीन ना हो तो धनखड़ साहब के यहां जाके देख लो, उनके यहां भी तस्वीर लगी है। अच्छा, धनखड़ साहब से याद आया कि धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति थे हमारे, फिर अचानक उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया। तो हमने उनसे पूछा, हमने कहा सर आपके स्वास्थ्य को क्या हुआ था?
कहने लगे स्वास्थ्य को कुछ नहीं हुआ था, लेकिन इस्तीफा नहीं देता तो स्वास्थ्य बिगड़ सकता था। तो हमारे यहां जो दिखता है होता नहीं। मैंने देखा नेपाल बॉर्डर पे, यूपी और नेपाल का बॉर्डर है, वहां पर एक बंदा रोज साइकिल में एक बोरी लेकर के जाता था, रोज जाता था बोरी में। तो अचानक एक दिन सिक्योरिटी की नजर पड़ी कि ये कुछ तस्करी कर रहा है, कुछ साइकिल में लेके जाता है रोज। उसको रोका, बोले रुक, क्या है इसमें? तो बोला साहब बालू है इसमें, बालू। बोला खोल के दिखाओ। खोल के दिखाया, वाकई में बालू थी। अब वो रोज जाता था साइकिल में बोरी लेकर के, रोज जा रहा है। बाद में पता चला वो साइकिल की तस्करी कर रहा था। तो यहां जो पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा कि लड़की कॉलेज से निकलती थी और हीरो उधर किनारे बैठा रहता था 4-5 दोस्तों के साथ में, और जैसे ही लड़की निकलती थी हीरो अपने बंदों को भेज देता था, जाके इसको जरा छेड़। अपने बंदे भेज के उसको छुड़वाता था लड़की को, फिर पीछे से पहुंच गया, हाँ ठिशुम ठिशुम ठिशुम, उन 4 गुंडों को मार देता था और हीरो बन जाता था। मतलब बंदा खुद ही अपने ही बंदे भेजता था, लड़की को परेशान करता था, फिर उसको बचाता भी था और खुद ही हीरो बन जाता था। दिस इज एक्चुअली जीएसटी रिफॉर्म। जो दिखता है होता नहीं। अब देखिए हमारे यहां भी हाल में हमारे चीफ जस्टिस गवई साहब थे, उनके ऊपर जूता उछाला गया और बताया जाता है कि देश सुरक्षित हाथों में है। हमने कहा देश सुरक्षित हाथों में है या नहीं है, लेकिन जूता सुरक्षित हाथों में, और जिसके हाथ में जूता है वो भी सुरक्षित हाथों में है। जो दिखता है वो होता नहीं। एक लड़के को एक अंकल जी ने धर के कूट दिया। जब लड़का ठीक ठाक कूट गया तो पीछे से एक लड़की आई, बोलती पापा ये वो लड़का नहीं है। आजकल देश में भी यही हो रहा है। ईडी भेजते हैं, सामान चेक करो, घर चेक करो, ये चेक करो, लॉकर चेक करो, फलाना करो, अंदर डाल दो, ये कर दो, और बाद में पता चलता है इस बंदे का तो कोई गुनाह ही नहीं था। यही तो हो रहा है। तो जो दिखता है वो होता नहीं है। हमने देखा एक जगह 2 बुजुर्ग लोग आपस में तालियां दे दे के हंस रहे थे बहुत जोर से। हमने क्यों हंस रहे हैं? बोले ये चाचा बोलते हैं कि मेरे पास देश की हर समस्या का समाधान है। तो हमने कहा पूछ लेते हैं एक बार अंकल से। तो हमने कहा अंकल बताइए क्या समाधान है? बोले बेटा समाधान सिंपल है, देश की सारी जनता को उठा के जेल में डाल दो और साथ में एक गधे को भी बंद कर दो। तो हमने कहा गधे को क्यों? वो अंकल फिर ताली दे के हंसने लगे। बोले देखा, मैंने बोला था कि जनता के बारे में कोई नहीं पूछेगा। तो जो दिखता है वो होता नहीं है। एक बच्चे के तो 80% मार्क्स आ गए, उसके फादर को यकीन नहीं हुआ कि इसको 80% मार्क्स, मेरे बच्चे के 80% मार्क्स आ रही, ये कैसे आ गए? बच्चों को बुलाया, बोले तेरे 80% मार्क्स कैसे आ गए? बच्चा बोला पापा इस बार एग्जाम इलेक्शन कमीशन ने करवाया था। कुछ भी हो सकता है। तो अब वही लोग सब कुछ करते हैं, वो 1-2 लोग हैं, वही लोग सब कुछ कर लेते हैं। ये जेनजी है आज का। जेनजी के पास जवाब होते हैं, ऐसे जवाब दे दिया। और वैसे भी पूरी दुनिया में जेनजी सड़कों पे है, पूरी दुनिया में आप देखेंगे। और बुढ़े सब मजे में हैं। 82 साल का ट्रम्प, 80 साल का पुतिन, 79 ईयर का नेतन्याहू, 78 साल का जिनपिंग, और 75 साल वाला तो मजे मारी रहा।
तो जो जेनजी है, जेनजी क्या होता है आप लोगों को पता ही होगा कि वो 20, 22, 25, 28 साल की एज ग्रुप के जो भी बच्चे होते हैं उनको जेनजी कहते हैं। आजकल दुनिया में जेनजी इसी एज ग्रुप का है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में 75 साल का जेनजी, हाँ मैं प्रूव करता हूं, मैं प्रूव कर सकता हूं कि 75 साल के जेनजी कैसे है। 75 ईयर ओल्ड सामने पब्लिक बैठी होती है, पब्लिक सामने 30, 35, 40, 50 साल के लोग होते हैं, सामने बैठे रहते हैं, और वहां पर आकर आपका ये बेटा पचहत्तर साल का बेटा, आपका ये बेटा गारंटी लेता है, आपका ये बेटा 20, 22, 25 साल लोगों को बेटा 75 साल का, तो उससे बड़ा जेनजी कौन होएगा? तो वक्त बदलता है। मैं पिछले दिनों नोएडा गया हुआ था। नोएडा में बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं वहाँ पर, तो मैं एक न्यूज़ चैनल में चला गया। मैं वहाँ गया तो मुझे वहाँ पर गांधी जी का तीसरा बंदर मिल गया। गांधी जी के 3 बंदर थे ना, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो, तो ये तीसरा बंदर मिल गया, बुरा ना बोलो वाला। कहाँ पे मिला? न्यूज़ चैनल में। मैंने उससे पूछा कि बाकी के दोनों बंदर कहाँ हैं? बोला उन दोनों ने तो बीजेपी ज्वाइन कर लिया। हमने कहा तू क्यों नहीं गया? बोलता नहीं, वहां पे सिर्फ 2 ही लोगों का काम होता है, तीसरे का उधर काम ही नहीं है, 2 लोगों से काम हो जाता है उधर। तो हमने कहा फिर भी तुझे भी जाना चाहिए। बोले नहीं, मैंने बोला तो बोले तेरे को बाद में बुलाएंगे जब जरूरत होगी, तू टेंशन मत ले, जब भी जरूरत होगी तेरे को ईडी भेज के बुलवा लेंगे। तो उन लोगों ने बोला एक काम करो, जब तक उधर जगह खाली नहीं है तुम इधर न्यूज़ चैनल पे ही काम करो। बात एक ही है, वहां हो यहां हो, बात एक ही है। अक्सर तो मुझे आजकल लोग मिलते हैं, बोलते हैं आजकल टेलीविजन पे कॉमेडी खत्म हो गई यार। कई लोग मिलते हैं अभी भी बोले टेलीविजन पे कॉमेडी खत्म हो गई। हमने कहा ये वही लोग कहते हैं जिन्होंने न्यूज़ चैनल देखना छोड़ दिया है। क्या कॉमेडी होती है वहां पर? कपिल शर्मा से ज्यादा अच्छा रजत शर्मा हंसाता है, पंकज त्रिपाठी से अच्छा चित्रा त्रिपाठी कर रही है, अनुराग कश्यप से अच्छा वो अंजना ओम कश्यप, अजय देवगन से ज्यादा अमीश देवगन, और तुम कहते हो काम नहीं हो रहा है यार। हो रहा है। ये लोग दिन रात बड़ी मेहनत करते हैं, जितनी मेहनत ये लोग करते हैं कोई नहीं करता है। अभी इंडिया पाकिस्तान का जो भी लफड़ा हुआ, ये रात रात भर जाग रहे थे बेचारे, रात रात भर जाग के जो मेहनत की इन लोगों ने कोई कर नहीं सकता है। रात में कराची पे हम लोगों ने कब्जा कर लिया, थोड़ी देर बाद दूसरे चैनल पे गया पेशावर पे कब्जा हो चुका है, पेशावर पे, जी हाँ पेशावर पे कब्जा। तीसरे चैनल पे गए, उसने इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया था। मैं भाई साहब रात में टीवी बंद करके सो गया। हमने कहा हमारे पास चैनलों की कमी नहीं है, सुबह तक पाकिस्तान अपना होगा। मतलब ऐसे कह रहे हैं कि कराची पे हम कब्जा कर लिया, पेशावर पे कब्जा हो गया, इधर कब्जा हो गया, उधर कब्जा हो गया, अब आप यहां पर भी प्लाट खरीद सकते हैं, लाहौल विला को नहीं, लाहौल में विला खरीद सकते हैं आप लोग। और अलग एडवर्टीजमेंट भी चल रहा है उसका। एक तो न्यूज चैनल मैंने लगाया, उसने हद कर दी, घुटनों पे आया पाकिस्तान, पाकिस्तान मांग रहा है भीख, घुटनों पे आया पाकिस्तान, पाकिस्तान भीख मांग रहा है। हमने कहा भाई ना वो तो घुटनों पे आया है, ना वो भीख मांग रहा है।
आज जुम्मे का दिन है, वो सब नमाज पढ़ रहे हैं। रात रात भर ये लोग चीखते चिल्लाते थे, यहां कब्जा किया, वो कब्जा किया। फिर सुबह घर पे जाते थे, तो सुबह जब स्टूडियो से निकलते थे, गाड़ी पे बैठे, तो ड्राइवर बोल रहा है कि साहब किधर लेना है, कराची के पेशावर? तो एक तो एंकर अपने ड्राइवर पे भड़क गया, बोला कितनी बार बोला है कि न्यूज चैनल मत देखा कर तू। वाकई में मतलब न्यूज चैनलों ने सब हद कर दी है। आप जिस चैनल पे जाइए, आप देख रहे हैं इसका नंबर 1 चैनल, मैंने चेंज किया दूसरे चैनल, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल, तीसरे पे गया नंबर 1 चैनल, चौथे पे गया नंबर 1 चैनल। हमने के जितने 2 नंबर के लोग हैं ये सब नंबर 1 बने घूम रहे हैं। सर देखिए दौर कितना बदल रहा है, कई बार कंफ्यूजन भी हो जाता है। अभी लद्दाख में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, वहाँ के जो आंदोलनकारी थे सोनम वांगचुक साहब, उनके ऊपर क्या क्या आरोप लगा करके उनको जेल भेज दिया गया। मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन उनको जिस जेल में भेजा गया, पता है कौन से जेल में भेजा गया? जोधपुर जेल में। खासियत क्या है? क्योंकि उसी जेल में आसाराम बापू भी बंद है। दोनों की एक्टिविटीज देखिए, और जेल एक ही। जब आसाराम बापू को मालूम पड़ा कि सोनम को इसी जेल में लाया जा रहा है, तो उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई नाम सुनकर। सोनम वो 2 रात सोए नहीं सोनम के इंतजार में। जब वांगचुक साहब वहां पर पहुंचे तो बापू झांक के देख, सोनम किथे है? सोनम किथे है? सोनम बताया मैं ही सोनम हूं, पिट्टे मुंह। 2 रातें जगा दिया, नींद खराब कर दी। तो कहने का मतलब ये है, जो दौर बदलता है। आप देखें सर, एक टाइम था जब शाम को दूरदर्शन होता था, उसमें हम खबरें सुनते थे, कितने शालीन से न्यूज़ एंकर होते थे। आप शाम को 8 बजे टीवी खोलते थे, सब लोगों के घर में टीवी खुलता था। टीवी खोला और शालीन से एंकर, महिला या पुरुष जो भी एंकर आते थे, नमस्कार, शाम के 7:30 बज चुके हैं, पेश है इस वक्त की खास खबरें। प्रधानमंत्री 2 दिवसीय विदेश यात्रा के लिए कल जापान रवाना होंगे। अब पेश है मौसम के समाचार। कितने आराम से। अब आप शाम को भाई साहब 8 बजे टीवी खोल दीजिए, आपने लगाया रिमोट, नमस्कार नमस्कार। क्या हुआ भाई? कौन नमस्कार करता है? नमस्कार इतनी जोर से चिल्ला, नमस्कार आप देख रहे थे उसका नंबर 1 चैनल, और ये देख रहे हैं इस वक्त सबसे बड़ी बहस। इसको देख करके एंकर को समझ बनी आता है कि ये वार्डन है, दरोगा है, एंकर है, ये है क्या? बस आपने खोला, वो बहस इनकी देखिए आप। टीवी डिबेट वगैरह कोई देखता है यहां पर? अरे फिर भी सलामत बचे हो। शाम को देखिए लोग जैसे ही डिबेट कराते हैं, नमस्कार इस वक्त देखिए देश की सबसे बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। और जिस तरीके से नेताओं की बदजुबानी बढ़ती चली जा रही है, इसी पे आधारित आज की डिबेट। हमारे साथ में ये पार्टी से मौजूद, ये पार्टी से मौजूद, ये पार्टी ये लोग मौजूद है। तो सबसे पहले आप बताइए कि जिस तरीके से नेताओं की बदजुबानी बढ़ती जा रही है, आप बताइए। बोले देखिए, नहीं देखना नहीं, आप बताइए। नहीं मैं नहीं, आप बताइए। मैं कहना नहीं, बताइए आप। देखिए ये जो नेताओं के नहीं, वो तो मैंने सुन लिया, आप अपनी बात बताइए। बताइए। बैठिए, आपका टाइम खत्म हो गया, बैठिए।
भाई साहब उसने कुछ बोले ही नहीं, उसका टाइम भी खत्म हो गया। बैठिए आप, टाइम खत्म हो गया। अब ध्यान से देखिए ये दो लोगों को लड़वाता कैसे आपस में। बैठिए आप। हाँ, आप ये बताइए कि इनका कहना है कि आपकी पार्टी की नेता सबसे ज्यादा बदजुबानी, इनका कहना है। ये उठा बोला भाई मैंने कब, नहीं दूसरों के बीच में मत बोलिए, बैठिए आप, दूसरों के बीच में बैठिए। इनका कहना है कि आपकी पार्टी की नेता सबसे ज्यादा, इनका कहना है भाई साहब मैंने कब, नहीं बैठिए आप, दूसरों के बीच में मत बोलिए। हाँ आप बताइए कहां चला गया, इधर आप, इधर बताइए आप, उधर कहां जा रहे थे आप, बताइए आप। बोले साहब मैं क्या बताऊं, मैं तो उस पार्टी के नहीं हूं। बताइए आप, देश जानना चाहता है। अरे बोले जानना चाहता हूं, मैं बताऊं कहां से, मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं, मैं तो कुरियर देने आया था, उठा के बैठा दिया इधर। भाई साहब बस दुकानें चल रही हैं, उसी को बैठा लिया। पहले तो फिर भी अलग अलग पार्टी के लोग आते थे, आजकल तो यही लोग आ रहे हैं। कौन सा विश्लेषक, कौन सा ये अजीब अजीब सा नाम लिख देते हैं, नीचे कुछ भी लिख करके चला देते हैं। तो मैंने सोचा कि ये इस तरीके से जो टीवी मीडिया का, न्यूज़ चैनल का आजकल हाल है, इनके पास कोई खबर और न्यूज़ तो रहती नहीं है। आप ध्यान से देखिए, कई बार आप प्रोग्राम देखते हैं, एक लाइन की खबर होती है, उसको ये 1 घंटे का प्रोग्राम बना देते हैं। खबर 1 लाइन की है। आप तो जी न्यूज़ में भी रह चुके हैं। हाँ, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि 1 लाइन की खबर को 1 घंटे की बनाते कैसे हैं। पहली बात तो ये जो कुछ भी बोलते हैं उसको इतना रिपीट करते हैं, इतना रिपीट करते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा बातचीत कहां शुरू हुई, कहां खत्म हुई, क्या हुआ, कुछ नहीं। मुझे लग रहा है आने वाले टाइम पे किसी गली में कोई कुत्ता भी मर गया ना तो ये ब्रेकिंग न्यूज बना देंगे। अब देखिए 1 लाइन की खबर को आपको समझ में आएगा कि ये 1 घंटे का प्रोग्राम बनाते कैसे हैं। नमस्कार, अभी अभी पता चला है कि हरियाणा के हिसार जिले में एक गली में एक कुत्ते की मौत हो गई है। आइए ताजा जानकारी के लिए आपको ले चलते हैं उसी गली में जहां पर पहले से मौजूद है हमारे संवाददाता मनीष। ये हर जगह पहले से मौजूद रहते हैं, तो कई बार अपने को डाउट भी होता है कि हरकत भी ये लोग करते हैं, कैमरा खोल के बाद में खड़े हो जाते हैं, पहले से मौजूद है। अब ध्यान से देखिए एक चीज को रिपीट कैसे करते हैं। भाजी मोबाइल बंद कर लीजिए। तो इतना बनाते हैं। अब देखिए, अभी भी पता चला कि हरियाणा के हिसार जिले में गली में कुत्ते की मौत हो गई। ताजा जिले आपको ले चलते हैं उसी गली में जहां पर पहले से मौजूद हमारे संवाददाता मनीष। हाँ मनीष, ये बताइए ये जो कुत्ता मरा है, जो कुत्ता एक्सपायर हुआ है, जो कुत्ते की मौत हुई है, जो कुत्ता मर चुका है, जो कुत्ता इस दुनिया में नहीं रहा है, जो कुत्ता हम सब लोगों को छोड़कर जा चुका है, जो कुत्ता हमेशा के लिए फना हो चुका है, इस कुत्ते की मौत को लेकर तुम्हारे पास क्या ताजा जानकारी है? और बेचारा ग्राउंड में मनीष भी ऐसे खड़ा है। ये फिर रिपीट करता है, मनीष से बताइए जो कुत्ता मरा, जो कुत्ता एक्सपायर, जो कुत्ते की मौत हुई है, जो कुत्ता मर चुका, जो कुत्ता इस दुनिया में नहीं रहा है, इस कुत्ते की मौत को लेकर तुम्हारे पास क्या ताजा जानकारी मनीष? अब मनीष भी देखिए वहां से जो रिपोर्टिंग करते हैं वो ऐसे रिपोर्टिंग करते हैं, ऐसा लग रहा है कि इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे कोई बहुत बड़ा लफड़ा हो गया है। हांफते हुए रिपोर्टिंग करते हैं छोटी सी बात को भी। शालिनी, जैसा कि आप देख सकती हैं ये जो कुत्ता मरा है, ये कुत्ता काले रंग का कुत्ता है। जैसा कि आप देख सकती हैं ये जो कुत्ता मरा है, इसके पंजे भी मुड़े हुए। जैसा कि आप देख सकते हैं जो कुत्ता मरा है, इसकी पूंछ भी टेढ़ी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कुत्ते से ज्यादा कुत्ते जैसा खुद हाफ रहा है। बोले जैसा कि आप देख सकते हैं। बोले सब मैं ही देखूंगी, तू क्या करने गया उधर? हाँ मनीष जी बताइए जो कुत्ता मरा, जो कुत्ता एक्सपायर, जो कुत्ते की मौत हुई, जो कुत्ता मर चुका है, जो कुत्ता इस दुनिया में नहीं रहा है, इस कुत्ते की मौत को लेकर तुम्हारे पास और क्या ताजा जानकारी? बात यही चल रही, आधा घंटा निकल गया, आगे नहीं बढ़ी। अब इसके बाद वो
हाँ बताइए, हाँ क्या था जानकारी है वहां से? देखिए साली, जब से कुत्ता मरा है सबसे पहले मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ। ब्रेकिंग न्यूज, अभी तक यहाँ पर शासन और प्रशासन का कोई भी जिम्मेदार आदमी नहीं पहुंचा है, सबसे पहले मैं पहुंचा हूँ। अच्छा मनीष से बताइए, जो कुत्ता मरा, जो कुत्ता एक्सपायर, जो कुत्ते की मौत हुई, मनीष कुछ कुत्ते की भौंकने की आवाजें आ रही है। मनीष कुछ कुत्ते की भौंकने की आवाजें आ रही है, क्या इससे अंदाजा लगाया जाए कुत्ते के सगे संबंधी वहां पर पहुंच चुके हैं? हेलो मनीष, मनीष कुत्ते के लगा तो मनीष कुत्ते के मनीष कुत्ते के लग रहा जो भौंकने कुत्ते के सगे संबंधी वहां पर पहुंच गया। मनीष कुत्ते के लग रहा जो भौंक, अरे सगे संबंधी को मार गोली, वही कुत्ता उठ के बैठ गया है। बेचारा सोया हुआ था, उसकी ब्रेकिंग न्यूज बना दी। तो कोई कुछ भी कर सकता है यहां पर, जो जिस चीज से हिट हो जाए। कोई जुमले बोल बोल के हिट हो गया, कोई मुहावरे बोल के हिट हो गया। जैसे हम लोग जब शो करते थे, लाफ्टर शो, सिद्धू साहब बैठते थे, वो मुहावरे बहुत बोलते थे। मुहावरे बोल बोल के पता नहीं कौन कौन से मुहावरे कहाँ कैसे और लगे रहते थे। कोई भी आर्टिस्ट आता था ना माइक लेकर के, उसने माइक रखा नहीं, उसके रखने के पहले सिद्धू साहब शुरू हो जाते, गुरु तुम्हारे अंदर कमाल की प्रतिभा, गुरु छा गया बेटा, ठोकत और ठोकत ताली। वो बोला साहब क्या क्या गलती हो गई? नहीं गलती कुछ नहीं बेटा, तो कमाल की प्रतिभा है। जिस तरीके से पूत के पांव पालने में नजर आते हैं मेरे दोस्त, जिस तरीके से समंदर में लघु शंका करने से कभी सुनामी नहीं आती। बोले ये कहां लिखा है? कौन सी किताब से मुहारा निकाल के लाए? जिस तरीके से जुगनू की रोशनी से दिवाली नहीं बनाई जाती, कहां लिखा है? नहीं बेटा तेरे अंदर कमाल की प्रतिभा, छा गया गुरु, ठोको ताली। वो बोले साहब मैं आर्टिस्ट नहीं हूं, मैं तो माइक वाला हूं, माइक रखने आया था। तो बताए, कोई जुमले से छा गया, कोई मुहावरे से छा गया। इस देश में एक ऐसी शख्सियत हैं जो यात्रा करके छा गए। उधर कन्याकुमारी से कश्मीर चल दिए, दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई, निकल पड़े। हालांकि बड़े गुड लुकिंग हैं, हैंडसम हैं, बड़ी चार्मिंग पर्सनालिटी है उनकी, उनको किसी मल्लिका के साथ वक्त गुजारना चाहिए। लेकिन हालात देखो, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ वक्त गुजार रहे हैं। उनको कुछ नहीं, बस यात्रा करवा लो, जूते लाओ जी, कहीं भी चल देते हैं वो। अभी पिछले दिनों उन्होंने बिहार में भी एक यात्रा की, तो वो यात्रा करते रहते। तो हम लोग तो जो ऑब्जर्व करते हैं, आजकल देश में एक बात और चल रही है, जो सनातन का बड़ा बातचीत बोलचाल कि जो अयोध्या नहीं गया वो सनातनी नहीं है, और जो कुंभ नहा के आ गया वो सनातनी है, जो इधर गया वो सनातनी नहीं है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस देश में अगर कोई सबसे ज्यादा सनातनी पार्टी है तो वो है कांग्रेस। मैं प्रूव कर सकता हूं जिनको ना समझ में आया हो। लोग कुंभ में गए, एक डुबकी लगाई, बाहर आए, बोलते हैं हम सनातनी। कांग्रेस 10 साल से डुबकी लगा रही है। उससे बड़ा कौन सनातनी होगा? बिहार में यात्रा की, वो पता नहीं कौन सी वोटर अधिकार यात्रा। तो किसी ने बोला कि तुम सिर्फ यात्रा करते रहो, बाकी वोटर पे अधिकार तो हमारा है। वो हम कैसे भी करके काट के, छांट के, लपेट के, कम करके, ऊपर करके, मकान नंबर 0, 300, 400 वो हम ले लेंगे, तुम यात्रा करते रहो। नारा दिया उन्होंने, वोट चोर गद्दी छोड़। वो बोले कि बचकाना सा नारा मुझे लगा कि तुम बोलोगे वोट चोर गद्दी छोड़ो, और वो इतना ईमानदार आदमी, अच्छा गद्दी छोड़नी है, मैं चल दिया भाई। वो तुम कहोगे वो छोड़ के निकल जाएगा भाई, उसको गद्दी छोड़ना होता तो वोट चोरी क्यों करता? मतलब वो वोट छोड़ गद्दी छोड़, मतलब वो बोलेगा अच्छा ठीक है मैं गद्दी छोड़ देता, तुसी आके बैठ जाओ। है ऐसा कहाँ होता है? बड़ी चीजें।
चल रही है। मुद्दे हैं हमारे देश में, तरह तरह के मुद्दों से हम सब घिरे हुए हैं। कभी जीएसटी मुद्दा रहती, कभी ये, कोई भी ऐसी छोटी छोटी चीजें मुद्दा बन जाती। जैसे गाय माता, गाय माता हमारी सदियों से है, आज भी वो सदियों तक रहेगी, लेकिन मुद्दा अभी बना है गाय माता। हमने एक से पूछा गाय को माता क्यों बोलते हो? बोले गाय हमें दूध देती है। हमने कहा देती नहीं, हम निकाल लेते हैं। उसका बछड़ा किनारे बंधा रहता है, वो सोचता है अगर ये माता ये बेटा तो मैं कौन? टेस्ट ट्यूब बेबी। मतलब सिर्फ गाय दूध देती इसलिए गाय माता। हमने कहा दूध तो बकरी भी देती, उसको भी दीदी बोलो। लेकिन हम इंडियन लोग हैं, हम लोग जानवरों से भी अपना नाता बना लेते हैं। जैसे गाय माता और बिल्ली, ये कहां से दोनों बहने लगती हैं। गाय माता, बिल्ली मौसी, बंदर मामा, ये बहनें देख रहे हो, भाई को देखो। और कमाल की बात देखो, गाय माता, बिल्ली मौसी, बंदर मामा, और मौका पड़ता है तो हम गधे को बाप बना लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, गाय माता, बिल्ली मौसी, बंदर मामा और गधा बाप, इनकी आपस की रिश्तेदारी कैसी होगी? बिल्ली रिश्ते में गधे की साली लगी, और गधा रिश्ते में बंदर का जीजा लगा। तो है, यहां पर किसी चीज को मुद्दा बना दिया जाता है। अब जैसे अभी 2 अक्टूबर गया, स्वच्छ भारत अभियान हम लोगों ने मनाया, पूरे देश में मनाया जाता है। साल में एक दिन झाड़ू लगती है और साल भर के लिए देश साफ हो जाता है। मैं भी स्वच्छ भारत अभियान को बहुत एडमायर करता हूं। मैंने इतना एडमायर करता हूं कि मैंने खुद अपने हाथ में 3-4 बार झाड़ू लेकर के फोटो निकाली है। अच्छा, स्वच्छ भारत अभियान में आप देखिए, जो उसका लोगो देखा है ना आपने, गांधी जी का चश्मा, वो गांधी जी का चश्मा, सामान देखिए, लोगों में चश्मा गांधी जी का, झाड़ू आम आदमी पार्टी की, कचरा किसी और का फैलाया हुआ, अभियान मोदी जी चला रहे हैं। तो हमने उनसे पूछ लिया कि इसमें आपका क्या है? बोले भाइयों बहनों, झाड़ू के पीछे जो डंडा दे रखा है, एक दिन तो गांधी जी मुझे मिल गए, बगैर चश्मे के घूम रहे थे। मैंने पूछा गांधी जी चश्मा कहाँ है आपका? बोले बेटा वो स्वच्छ भारत अभियान वाले आए थे, वो लोग लेके चले गए। देखो बेटा, भारत स्वच्छ हो गया हो तो मेरा चश्मा वापस दिला दो। तो मैंने कहा गांधी जी, वो चश्मा आप लगा भी लेंगे तो भी आपको कुछ साफ दिखने वाला नहीं है, क्योंकि इसका स्लोगन ही है स्वच्छता की ओर पहला कदम, स्लोगन है इसका, और दूसरा कदम हम आज तक नहीं उठा पाए हैं। तो मुद्दे हैं देश में इतने तरह तरह के। हमें बीच बीच में कई बार पता नहीं क्या क्या बताया जाता है कि हमें इतिहास गलत पढ़ाया गया। अक्सर बीच बीच में आता है व्हाट्सएप पे, इधर उधर, हमें इतिहास गलत पढ़ाया गया। और ये बात भी वो लोग कहते हैं जो कभी स्कूल नहीं गए। तो हमने कहा हमें बहुत कुछ गलत पढ़ाया गया है यार, और मुझे भी कई बार लगता है कि वाकई में इतिहास गलत पढ़ाया गया है। बताइए, हमें पढ़ाया गया कि देश 1947 में आजाद हुआ था। एक मैडम ने आके बताया कि 2014 में आजाद हुआ है।
तो इतिहास तो वाकई में गलत पढ़ाया गया है, चाहे हमें गलत पढ़ाया गया हो या उनको, किसी एक को तो गलत पढ़ाया गया है। हमें पढ़ाया गया है बचपन से कि गांधी जी ने अंग्रेजों से लोहा लिया था, पढ़ाया गया, और लौह पुरुष सरदार पटेल हो गए। सोचने वाली बात है, गांधी जी ने अंग्रेजों से लोहा लिया और आयरन मैन सरदार पटेल। तो फिर हमने सोचा कि हो सकता है गांधी जी ने अंग्रेजों से लोहा लिया हो और पटेल जी को बेच दिया हो, क्योंकि थे तो दोनों गुजराती, बेचना खरीदना तो उनको भी आता होगा। मुद्दों की हमारे यहां कभी नहीं। हमें देखिए पीछे अभी चल रहा था 3 तलाक का मुद्दा, 3 तलाक भी उसने खत्म किया जो अपनी खुद की छोड़ के बैठा है। उसको लगा जब बिना तलाक के छोड़ी जा सकती है तो अपने मुस्लिम भाइयों की 3-3 बार एनर्जी क्यों वेस्ट करवाना है। अब ये सबका अपना अपना कंफर्ट है। कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्होंने अपनी पत्नी की मोहब्बत में याद में ताजमहल बनवा दिया था। डिपेंड करता है किसकी कैसी, और किसी ने शौचालय बनवाया है। सबका अपना अपना विजन है। शौचालय बनवा दिया तो हमने कहा ताजमहल वो बनवा भी नहीं सकते, क्योंकि ताजमहल को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो कहां से लाएंगे। सबसे पहली चीज मोहब्बत, दूसरी चीज पत्नी, तीसरी चीज पत्नी से मोहब्बत। कहां से लाओगे? बोले जाओ यार तुम लोग शौचालय बनवा दिया, खुश रहो। अच्छा, वैसे भी शौचालय उन्होंने बनवाया है, उसके पीछे उनकी बड़ी गहरी सोच है। हम लोगों को ध्यान नहीं जाता है। हम लोगों की सोच जहां से खत्म हो जाती है वहां से उनकी शुरू होती है। शौचालय के पीछे बड़ी गहरी सोच है, क्योंकि दुनिया भर के जितने भी खुराफात के आइडियाज आते हैं वो वहीं बैठ, और आज हमारा देश जहां कहीं भी पहुंचा है ये वहीं की देन है। हमें मुद्दे होते रहते हैं। अभी बीच में एक फिल्म आई थी छावा, बड़ा चला, फिर औरंगजेब का मुद्दा चल गया। औरंगजेब का किसी ने बोला इसकी कब्र खोद दो, किसी ने बोला इसकी कब्र खोद के शौचालय बना दो, किसी ने बोला ये कर दो, किसी ने बोला वो कर दो। तमाम बात, कोई फिल्म बना रहा है। मतलब औरंगजेब चारों तरफ से घिर चुका था। हमने कहा अच्छा हुआ औरंगजेब तब मर गया था, आज जिंदा होता और चारों तरफ से घिर चुका होता तो बेचारे को मजबूरी में बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ती। और कोई कह रहा है इसको तोड़ के शौचालय बनवा। मैं बोला तोड़ दो कब्र इसकी, वो कौन सा अंदर लेट करके ओटीटी पे वेब सीरीज देख रहा है। तोड़ो और तोड़ के बना दो शौचालय। बल्कि मैं कह रहा हूं इसकी कब्र क्या है, ताजमहल तोड़ के भी शौचालय बनवा दो। अब पहले ताजमहल देखने के लिए बाहर के लोग आते थे, बाहर के विदेश के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आते थे, हम उनको ताजमहल दिखाने ले जाते थे। डोनाल्ड ट्रंप आए थे, उनको हम ताजमहल दिखाने ले गए थे। अब जब नेक्स्ट टाइम डोनाल्ड ट्रंप आए तो उसको लोटा लेके अंदर बैठा देना, और जब पूछेगा यहां पर मोहब्बत की निशानी ठीक कहां गई तो बोल देना कोई फ्लश चला के बहा गया। तो हमारे यहां कुछ बड़े विशिष्ट लोग होते हैं, हमारे देश के बड़े बड़े लोग जो दुनिया घूमते हैं, दुनिया में डंका बज रहा है उनका, डंका बजते बजाते हमसे अक्सर लोग पूछते हैं, कहीं पर जाते हैं कि ये गुजरात मॉडल क्या है, लोग पूछते हैं। तो हमने कहा गुजरात मॉडल क्या है वो तो पता नहीं, लेकिन गुजरात का एक मॉडल है जो पूरी दुनिया में घूम घूम के मॉडलिंग कर रहा है। तो अक्सर लोग पूछते हैं ये कहां का मॉडल।
तब मैं बताता हूं ये गुजरात का मॉडल है। वो घूमते घूमते कहीं भी चले जाते। एक बार एक देश में पहुंच गए, वहां के प्राइम मिनिस्टर ने उनका वेलकम किया। वेलकम करने के बाद बोले, हमने सुना है कि तुम पहले चाय बेचा करते थे। मित्रों, बोले मित्रों किसको बोलता है, हम अकेले खड़ा है। भाइयों बहनों किसको बोलता है, हम अकेले खड़ा है इधर। तो बोले हमने सुना है कि पहले तुम चाय बेचा करते थे। बोले बिल्कुल सही सुना है। अभी तक आप लोग इतने बैठे हुए हैं, आपको कोई भी बात, कोई नागवार, कोई गलत, कोई बुरी, कोई ऐसी कोई बात मैंने बोली? मैं सिर्फ हंसने हंसाने और ह्यूमर की बातें करता हूं। मैं बावजूद इसके पता नहीं क्या क्या होता है। तो मैं कह रहा था कि जब हमारे पीएम साहब वहां पे गए, उनका वेलकम हुआ, बोले मैंने सुना है कि पहले तुम चाय बेचा करते थे। बोले बिल्कुल सही सुना है। बोले मैं ऐसे यकीन नहीं करूंगा, तुम अपने हाथ से कप चाय बना के पिलाओ तो मानूंगा, क्योंकि तुम बोलता है उसका प्रूफ कुछ नहीं मिलता है। तुम अपने हाथ से बना के पिलाओ। तो गए अंदर, अंदर से जाके चाय बनाई और चाय बना के ला के उनको चाय दिया। उन्होंने जैसे एक सिप पी चाय, तो पहली सिप में ही पूरी चाय मुंह के बाहर। बोले इतनी घटिया चाय, इतनी गंदी चाय, इतना मिर्ची, इतना नमक, इतना धनिया कौन डालता है चाय में? तुम झूठ बोलता है कि तुम चाय बेचा करता था। बोला ना है। भाइयों बहनों, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तो बोले इतना चिल्लाता क्यों है? मैंने कहा मैं चाय बेचा करता था, बनाया नहीं करता था। भाइयों बहनों, मुझे बेचना अच्छी तरह से आता है, बनाना नहीं आता। ये बनाने वाले तो इधर बैठे हुए हैं, जोरदार तालियां हो जाए। बनाया, प्रूफ किया, और बनाया हुआ देश और दुनिया को दिख भी रहा है। लेकिन एक ऐसा जहां पे कहीं कुछ दिखते ही नहीं, कहा तो अभी दिल्ली में पिछले दिनों एक कार्यक्रम था सर, अमीर खुसरो जी की याद में कार्यक्रम हुआ था। तो वहां पर हमारे प्रधानमंत्री जी भी गए हुए थे उस कार्यक्रम में। तो जब वहां पर गए तो वहां पे सूफी नाइट थी। अब सूफी नाइट कैसी होती है, वो 2 घंटे बैठे, उनकी सूखी सूखी नाइट गई, कुछ समझ भी नहीं आया। अच्छा वो चले भी क्यों गए वहां पर, कंफ्यूजन में चले गए। उन्होंने सुना अमीर खुसरो, उनको लगा ये भी कोई अमीर होगा। वो अक्सर जाते रहते ना सऊदीया, अबू धाबी, वहां अमीरों को गले वले लगने। बोले ये भी कोई अमीर होगा। बोले पहले मालूम होता तो मैं अपना टेलीप्रॉम्प्टर लेके आता, कुछ पढ़ देता। भाइयों बहनों, उनके भाई इधर रहते हैं, बहनें इधर रहती हैं। भाइयों बहनों, अमीर खुसरो से मेरा बहुत पुराना नाता है। आपका क्या नाता है? बहुत पुराना नाता है। जब मैं चाय बेचा करता था तब अमीर खुसरो हमारे यहां चाय पीने के लिए आया करता, फिर हम घंटों आपस में बैठ के खुसरो फुसरो करते रहते। बचपन में जब मैं गरीब था वो तब भी अमीर थे, लेकिन कोई भेदभाव उन्होंने नहीं किया। उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। मैंने कहा क्या सीखा है? यही सीखा है कि आप किसी भी रो में बैठो लेकिन खुश रहो। कहीं किसी से भी पुराना नाता, हम लोग तो अक्सर सोचते हैं वहां से पुराना नाता, वहां पुराना नाता। वो लग रहा है किसी दिन कहना
कोलंबस से मेरा पुराना नाता है। कोलंबस से बोला, हाँ बहुत पुराना नाता है। जब मैं चाय बेचा करता तब भी चाय बेचते थे। क्या नाता है? बोले जब कोलंबस अमेरिका की खोज करने के लिए गया था तो मेरे पास आया था, मुझसे कहने लगा भैया ये अमेरिका किधर पड़ेगा। तब मैंने कहा तुम उधर कहां जा रहे हो, इधर जाओ, आगे से राइट लो, सीधे जाओ, अमेरिका उधर पड़ेगा। हमने कहा तब तक तो अमेरिका की खोज भी नहीं हुई थी। आपको मालूम कैसे? तब तक तो आप पैदा भी नहीं हुए थे। पैदा तो मैं आज भी नहीं हुआ हूं। इसीलिए तो मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। बोले तब भी चाय बेचा? नहीं, चाय बेचने का दरअसल कोई प्रूफ नहीं है, तो जब भी मुझे जरूरत पड़ती मैं अपनी टपरी लगा लेता। किसी से भी पुराना नाता है। बोले मगरमच्छ से मेरा पुराना नाता है। बचपन में मैं मगरमच्छ को घर पे उठा लाया था। मगरमच्छ से मैंने बहुत कुछ सीखा है भाइयों बहनों। हमने क्या सीखा है? बोले अक्सर आपने देखा होगा जब मैं भाषण देता हूं बीच बीच में यह मैंने वहीं से सीखा है। फिर मैं उस मगरमच्छ को छोड़ने गया, मैंने फिर सीखा। क्या सीखा? छोड़ना। छोड़ना तभी से सीखा। ये बताओ E=mc² का फार्मूला किसने दिया? मैं बोला आइंस्टीन ने दिया। वो तो ठीक है, आइंस्टीन को किसने दिया था? मतलब कुछ भी, यहां से नाता वहां से नाता। एक बार तो मैं रात में मैं सो रहा था। इस देश में मच्छरों की सबसे बड़ी समस्या है, कहीं भी चले जाओ। यहां पर भी इतने मच्छर नहीं, लेकिन मुझे मच्छर दिखाई पड़े। हाँ, एक आधे कहीं से अंदर पीछे दिख गया। हमारे यहाँ तो यूपी में बहुत है, मुंबई में भी बहुत है, देश के दूसरे कोने में बहुत मच्छर है। तो एक बार मैं मच्छरदानी लगा के सो रहा, एक मच्छर पता नहीं कहां से मच्छरदानी के अंदर घुस गया। भाई साहब इधर कान पे आके भूं, उधर गया भूं, 3-4 राउंड लगाए उसने। मैं उठ के बैठ गया, मैंने हाथ जोड़े उसके। हमने प्रभु क्या चाहते हो? तो कहने लगा मैं मन की बात सुनाना चाहता हूं। तो हमने कहा भाई रेडियो पे सुना ले। बोला मुझे सब पता है, रेडियो पे कोई किसी के मन की बात नहीं सुनता। मैं तो यही सुनाऊंगा। हमने कहा भाई सुना ले यार, रात में पूरी मच्छरदानी में अकेले फंस गया हूं, क्या सुना दे। जैसे उन्होंने उसको बोला मैंने कि सुना दे, उसने पूरी मच्छरदानी के 3 राउंड लगाए। भों भों, ऐसा लग रहा था कि जैसे अभिवादन स्वीकार कर रहा हो। फिर कान पे आकर के जोर से बोला भों, ऐसा लग रहा जैसे कह रहा हो भारत माता। हमने कहा काफी राष्ट्रवादी मच्छर है। तो हमने कहा भाई प्लीज जो कहना है जल्दी कह दो यार, सोना है। तो कहने लगा मेरे रहते हुए सो के दिखाओ। तो हमने चाहते क्या हो? तो अब ये बात सुनिए एक मच्छर की। हमने पूछा चाहते क्या हो? तो कहता कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं। हमने कहा मच्छर होकर के तुम ऐसी बात कर रहे हो? समझो यहां प्रधानमंत्री बनने के लिए कितने बड़े बड़े लोग लाइन में लगे हुए, तुम बोलते हो कि तुम प्रधानमंत्री बनोगे। एक मच्छर कैसे प्रधानमंत्री बन सकता है? बोला क्यों नहीं बन सकता हूं, मेरे अंदर वो सारी काबिलियत है जो एक प्रधानमंत्री के अंदर होनी चाहिए। सबसे पहली काबिलियत तो यह है कि पूरा देश हमसे परेशान है।
दूसरा, मैं खून चूसना जानता हूं। तीसरा, मैं उड़ भी लेता हूं। लोग यार मच्छर हो, थोड़ा औकात में रहो। नहीं, ये कभी कछुआ छाप जलाएंगे तो अभी सब बोले नहीं, हमसे छुटकारा पाना आसान नहीं है। चाहे जितना कछुआ छाप जला लो, ये जला लो, ऑल आउट जला लो, लेकिन क्या कर लोगे? ज्यादा से ज्यादा हमें 400 पार होने से रोक लोगे, लेकिन 240 से कम नहीं कर पाओगे। तो हम सब देखते हैं टीवी चैनल, तो लोगों ने वाकई में देखने बंद कर दिए। शाम को आप जरा सा टीवी ऑन करते हो, सिर्फ डिबेट और डिबेट में वही हिंदू मुस्लिम, ये नफरत अफरत, पता नहीं क्या क्या चीजें सुनाई पड़ती हैं। हमारा देश कितना प्यारा देश था, जहां पर हम कितने प्यार मोहब्बत से, हमारी जुबान पे होता था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बड़े गर्व से बोलते थे हम लोग, और उसको मानते भी थे। अगर हम पीछे मुड़ करके देखें, जो हम लोग जिस एज ग्रुप के हैं, अगर हम अपने बचपन के हिंदू मुसलमान देखें तो क्या था माहौल। मैं अपने बचपन के हिंदू मुसलमान में बताता हूं कि मैंने जो बचपन में देखा, मस्जिदों के बाहर बच्चों के कान में फूंक डलवाती हुई हिंदू माएं देखी हैं। दशहरे में रावण बनाते हुए मुसलमान भाई देखे हैं। शबे बारात में शरबत बांटते हुए हिंदू भाई देखे हैं। अपने घरों से दरी और तख्त ला करके पड़ोस की बिटिया की शादी में बिछाते हुए हिंदू मुसलमान देखे हैं। पड़ोस की बिटिया की विदाई में रोती हुई पड़ोसन मुस्लिम चची को देखा है, और पड़ोस के बच्चे को शैतानी करने पर डांटते हुए हिंदू मुस्लिम देखे हैं। पान की गिलोरियों को साझा करते हुए हिंदू मुस्लिम देखे हैं, और अर्थी और जनाजे को कांधा साझा करते हुए हिंदू मुसलमान देखे हैं। सच कहूं तो न मैंने हिंदू देखा है, न मुसलमान देखा है, हमने सच्चा हिंदुस्तान देखा है। आज किन चीजों में उलझा रखा है? चारों तरफ नफरत, नफरत की। नफरत से क्या मिलता है? नफरत लाती है बर्बादियां, नफरत उजाड़ती है जिंदगानियां, नफरत खत्म करती है कहानियां, नफरत से आंखों में आते हैं आंसू। जब सब कुछ हो जाता है, फिर वहां से आगे बढ़ने के लिए फिर मोहब्बत की ही जरूरत पड़ती है। मोहब्बत से आती हैं आबादियां, मोहब्बत से बसती हैं बस्तियां, मोहब्बत से संवरती हैं जिंदगानियां, और मोहब्बत से चलती है दुनिया। चारों तरफ ये कैसा माहौल बना रखा है? नफरत। नफरत भी कोई करने की चीज है? अरे करना है तो रहम करिए, करना है तो दया करिए, कृपा करिए, करना है तो मोहब्बत करिए, खुलेआम करिए। चारों ओर नफरतों का दौर है, लेकिन हमें अभी भी मोहब्बत पे एतबार है कि हम मोहब्बत से आगे जरूर बढ़ेंगे। हम कहां से शुरू हुए थे? ट्राई कलर से शुरू हुए थे, और अब हम कलर ट्राई करने पे आ गए हैं। कोई भगवा कलर ट्राई कर रहा है, कोई हरा कलर ट्राई कर रहा है, और ये सब सफेद कॉलर वाले करवा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बेटा बहुत हुआ सम्मान।